यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। आज तारीख है 30 मई। आज के कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आने वाले ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों इन क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो प्यारे साथियों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? यानी पंचायत से भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो हमें मालूम होना चाहिए हमारे भारतीय संविधान का भाग नंबर 9 का संबंध पंचायत से है। भाग नंबर 9 का संबंध पंचायत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, यह किसके तहत जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत यह जोड़ा गया? तो हमें मालूम होना चाहिए प्यारे साथियों, यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए 73वें संविधान संशोधन के तहत हमारे भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के तहत सन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो हमारा भारतीय संविधान का भाग नंबर 9 पंचायत से संबंधित है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद हैं जिनका संबंध पंचायत से है, तो इससे संबंधित अनुच्छेद प्यारे साथियों कौन कौन से हैं? तो इससे संबंधित प्यारे साथियों हमारे अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक। ये सभी अनुच्छेदों का संबंध हमारे पंचायत से संबंधित अनुच्छेद हैं। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है प्यारे साथियों, तो यांगतीसी नदी। कौन सी नदी प्यारे साथियों? यांगतीसी नदी। यांगतीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगतीसी नदी। अब प्यारे साथियों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यांगतीसी नदी कहाँ पर है, तो यांगतीसी नदी है चीन में। अब चीन में कहाँ पर है? चीन के संघाई शहर में है। यांगतीसी नदी कहाँ पर है? चीन के संघाई नामक शहर में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, चीन की एक नदी है हवांगो, जिसे चीन का शोक कहा जाता है। तो चीन का शोक किस नदी को बोला जाता है प्यारे साथियों? इसका शोक किस नदी को बोला जाता है? चीन का शोक किस नदी को बोला जाता है? हवांगो नदी को। हवांगो नदी को चीन के शोक के नाम से भी जानते हैं। चीन का शोक हवांगो नदी कहते हैं, क्योंकि हवांगो नदी साल में एक बार अपना मार्ग बदलती है, इसीलिए वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, इसीलिए चीन का शोक हवांगो नदी को कहते हैं। और एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगतीसी नदी है, चीन के संघाई शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन है? सिंधु की सहायक नदियाँ कौन है? तो सिंधु की सहायक नदियाँ प्यारे साथियों रावी, व्यास, झेलम। रावी है, व्यास है, झेलम है, चिनाब है और सतलज नदी। सतलज नदी, ये सभी नदियाँ प्यारे साथियों सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो कौन कौन सी हैं? रावी, व्यास, झेलम, चिनाब और सतलज ये सभी सिंधु की सहायक नदी हैं। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश का। किस वंश का था संस्थापक प्यारे साथियों? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, चोल वंश का संस्थापक कौन था? किस वंश का? चोल वंश का। तो चोल वंश का प्यारे साथियों संस्थापक था विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था प्यारे साथियों? विजयालय। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। तो सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था,
गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त कब प्रारंभ हुआ। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हमारे प्यारे साथियों कब प्रारंभ हुई। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्यारे साथियों चालू हुई हमारी 1 मई सन 1793 में। 1 मई सन 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ हुई है। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई, तो ये हुई है कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। कॉर्नवालिस के कार्यकाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। प्यारे साथियों प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है मैटकॉफ को। मैटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो रीढ़ व मुनरो ने की। अगर आपसे पूछ लिया जाए महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की, हार्ट मैकेंजी ने की। तो स्थायी बंदोबस्त 1 मई 1793 को प्रारंभ हुआ और किसके कार्यकाल में, कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, मैटकॉफ को कहा जाता है। चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1996 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया। तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया, 24 मार्च सन 1996 को कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सबसे पहले जान लेते हैं किसने किया। ये किया है पैंथिक लॉरेंस जी ने। पैंथिक लॉरेंस जी के द्वारा कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया। ये उस समय भारत के राज्य सचिव थे। इन्होंने 24 मार्च सन 1946 को कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया। ये उस समय क्या थे, भारत के राज्य सचिव थे। इन्होंने कब किया, 24 मार्च सन 1946 को जिन्होंने कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैबिनेट मिशन किस लिए आया था, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए यह एक उच्च स्तरीय मिशन था। यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सत्ता थी भारत सरकार को देने के लिए यह एक उच्च स्तरीय मिशन था। तो यह इसीलिए आया था कैबिनेट मिशन सन 1944 में। इसकी अध्यक्षता पैंथिक लॉरेंस ने की थी। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक से है। किससे है प्यारे साथियों, उर्वरक से। भूरी क्रांति का संबंध प्यारे साथियों किससे है, उर्वरक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का प्यारे साथियों संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध हमारा है तिलहन से। तिलहन से पीली क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। प्यारे साथियों श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध हमारा है दूध से। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमसे पूछ लिया जाए हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है प्यारे साथियों, हरित क्रांति का संबंध है गेहूं से। हरित क्रांति का संबंध किससे है, गेहूं से। तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, हरित क्रांति का संबंध है गेहूं से। और एक लिख लीजिए लाल क्रांति का संबंध किससे है, लाल क्रांति का संबंध है टमाटर से प्यारे साथियों। तो चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए प्यारे साथियों, 30 वर्ष। 30 वर्ष आयु होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सांसद बनने के लिए यानी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए हमारी कितनी आयु होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए हमारी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए कितने, विधायक बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 25 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एमएलसी बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो एमएलसी बनने के लिए पहले साथियों 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल की उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल ये बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो किसकी, राष्ट्रपति को बोलते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और राज्यपाल बनने के लिए हमारे प्यारे साथियों गवर्नर बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
तो चलिए देख लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, सांसद के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, एमएलए के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, एमएलसी के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, सीएम के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए और गवर्नर बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए। चलिए पहले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कौन सा बांध है मेरे साथियों? टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है, टिहरी बांध। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए टिहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है, तो टिहरी बांध प्यारे साथियों भागीरथी नदी किनारे स्थित है। भागीरथी नदी किनारे टिहरी बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध प्यारे साथियों हीराकुंड बांध। हीराकुद बांध। हीराकुद बांध ये किस नदी किनारे स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो ये प्यारे साथियों महानदी किनारे स्थित है। और ये कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि महानदी पर स्थित है और ये उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, क्या कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? तो सरदार सरोवर बांध है हमारा, सरदार सरोवर बांध है हमारा गुजरात, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी गुजरात पर, नर्मदा नदी गुजरात। तो सरदार सरोवर बांध हमारा गुजरात में है और हीराकुद बांध हमारा महानदी उड़ीसा में है, टिहरी बांध भागीरथी में है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए पहले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है पहले साथियों? ये कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन यानी कवक के अध्ययन कहते हैं माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी कहते हैं कवक के अध्ययन को प्यारे साथियों। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं ऊतक। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रोग रतौंधी। तो रतौंधी रोग किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से प्यारे साथियों होता है बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग, रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। अब प्यारे साथियों देखते हैं कि विटामिन ए का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम प्यारे साथियों क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम प्यारे साथियों है रेटिनॉल। अगर इसी जगह विटामिन बी का पूछ लिया जाए तो विटामिन बी का है प्यारे साथियों रासायनिक नाम थायमीन। और विटामिन सी का प्यारे साथियों आपसे पूछ लिया जाए विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का है रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन ए का है रेटिनॉल, विटामिन बी का है थायमीन, विटामिन सी का है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल और विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का है रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का है थायमीन, विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से, ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बी की कमी से बेरी रोग होता है, डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। तो ऐसे साथियों ये थे जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।